मैं पूछना चाहता हूं कि 147 देश मिलके एक 90 लाख जनसंख्या वाला देश है इजराइल, 5 बार हराया है। क्या बिगाड़ लिया उसका? क्या एसटी हसन जी बताएंगे? लेकिन क्या एसटी हसन जी बताएंगे कि एक भारत के पड़ोस में एक छोटा सा देश है बर्मा, उसने उनके समाज के लोगों को मार के निकाल दिया एक एक को, तो वो घर क्यों नहीं बरपा? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क कपड़े नंगा करके इन लोगों को इनके विशेष स्थान में कैमरा डाल के चेक करते हैं। उनका क्या बिगड़ा? फ्रीडम ऑफ स्पीच को इतना अंदर तक समाहित कर लिया है कि कोई कुछ भी भोंक देता है। नहीं तो इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख के जेल डाल देना चाहिए, इस तरह की बात बोलने वालों को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितने टीचर मरे, लगातार मरे, और 60 से 70 लोग मर गए। क्यों मार दिए? कैसे मर गए? उसका एक भी जवाब वो देंगे? नहीं दे पाएंगे। हाँ, एमआईएम के नेता का बयान है एक बहुसंख्यक समुदाय को चैलेंज करते हुए कि हम वहाँ नमाज पढ़ेंगे और हम बारात नहीं जाने देंगे, बारात नहीं चढ़ने देंगे, जो करना हो कर लो। अभिव्यक्ति की आज़ादी में आप कुछ भी कह सकते हैं, आप यह कह सकते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, लेकिन फिर भी अब 100 जूते खाओ, तमाशा घूस के देखो। हाँ, वही कहावत है कि हमारे बाबूजी बहुत बलवान थे, शेर से लड़ गए, तो क्या हुआ? तो शेर ने हमारे बाबूजी को खा गया। तो वही हाल है। हमको यह संविधान हमारा नहीं बताता है, हम आपस में समाज को बांट के जीना नहीं चाहते हैं। क्यों हम लोगों को मजबूर करते हैं मुंह खुलवाने पे? लेकिन इनको तो ये तो चीन के सपोर्ट में है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। एसटी हसन सपा के सांसद हैं और उनका एक बड़ा दावा है कि जितनी भी कोरोना से पूरी दुनिया में हाहाकार मची है, खास करके जो भारत में, वो सिर्फ और सिर्फ कुदरत का कहर है। और कुदरत का कहर किस लिए है, ये सुनकर आप और भी ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। उनका कहना है कि जो सीए, एनआरसी, राम मंदिर, धारा 370, इस तरीके के जो फैसले लिए गए हैं, उन्हीं का बदला लेने के लिए जो खुदा है उसने ये कहर बरपाया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधीर पांडे जी। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूरे इस मामले को कैसे देखते हैं? नहीं, सोचना यह है कि वो क्या समझते हैं। सबसे ज़्यादा अत्याचार तो उनके जो 5 वक्त नमाज़ी पढ़ने में जिस समाज से वो आते हैं, उस समाज का सबसे ज़्यादा परेशान तो कर रहा है। 3 करोड़ वीगर मुसलमान हैं चीन में। तो अगर आपके हिसाब से, उनके हिसाब से होना चाहिए तो सबसे ज़्यादा किसको परेशान होना चाहिए? क्या इसका जवाब देंगे एसटी हसन जी? 200 करोड़ संख्या है, माने आबादी के हिसाब से 200 करोड़ की संख्या है मुस्लिम। 47 देशों में पाए, माने इस समाज की बहुतायत है, उसमें सेकंड नंबर पे भारत भी है। मैं पूछना चाहता हूं कि 147 देश मिलके एक 90 लाख जनसंख्या वाला देश है इजराइल, 5 बार हराया है। क्या बिगाड़ लिया उसका? क्या एसटी हसन जी बताएंगे? भारत के 370 राम मंदिर, 3 तलाक और इन सब मुद्दों पे तो वो बोल दिए, लेकिन मैं जिसकी बात वो कर रहे हैं उससे पूछना चाहता हूं, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता है। सबका मालिक एक है, हम भी मानते हैं, लेकिन क्या एसटी हसन जी बताएंगे कि एक भारत के पड़ोस में एक छोटा सा देश है बर्मा, उसने उनके समाज के लोगों को मार के निकाल दिया एक एक को, तो वो घर क्यों नहीं बरपा? क्या इस पर बताएंगे? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क कपड़े नंगा करके इन लोगों को इनके विशेष स्थान में कैमरा डाल के चेक करते हैं। उनका क्या बिगड़ा? क्या एसटी हसन जी बताएंगे इस पे कि उसका कहर क्या है? ये कितने फालतू और बेहूदी बातें हैं। भारत के जो बहुसंख्यक समुदाय है उसको बार बार टांस करके, चूंकि वो लिबरल और समावेशी है, वह अपने संविधान, कानून और व्यवस्था को और फ्रीडम ऑफ स्पीच को इतना अंदर तक समाहित कर लिया है कि कोई कुछ भी भोंक देता है। नहीं तो इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख के जेल डाल देना चाहिए, इस तरह की बात बोलने वालों को। इन सब देशों में जो मैं जिनका गिनाया हूँ, तमाम लोग तो सवाल पूछते हैं कि आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो कहर बरपाता है, वो नर है कि मादा है? बताइए ना एसटी हसन जी। ये सवाल बनता है कि वो नर है कि मादा है। तमाम लोग इस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन कहीं मीडिया में नहीं आता है, कहीं टीवी पे नहीं चर्चा चलता है। जनरल आम पब्लिक सवाल पूछती है।
लेकिन वो इस पर कोई नहीं पूछ दीजिए तो चिढ़ जाते हैं। क्यों नहीं पूछ सकते हैं भाई? हमको भी जिस तरह से आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं भी पूछता हूँ वो नर है कि मादा है। हमारे में भगवान कृष्ण है, राम है, सब कुछ क्लियर है, माँ दुर्गा है, सब नर है मादा है, क्लियर है। आप में क्यों नहीं है? क्यों नहीं सवाल पूछ सकते हैं? दूसरा कि जब इतना सुपर पावर है, उसी ने सब कुछ बनाया, धरती बनाया, चाँद बनाया, आसमान बनाया, सबको बनाया, तो अपने किताब में यह क्यों लिखता है कि धरती चपटी है? विज्ञान यह कहता है कि धरती गोल है और वह कहता है चपटी है, तो मालिक कैसे हुआ? सवाल बनता है कि नहीं? पूछता है भारत, और एसटी हसन को इस पे जवाब देना चाहिए कि वह बता रहा है किनारे मत जाना, वो आसमानी किताब में लिखा हुआ है। इस पे तमाम बड़े बड़े विद्वानों का रिसर्च है, तो कैसे वो सुपर पावर हो गया? विज्ञान सही है या वो सही है? आप अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने MBBS किया है, तो आप बताइए कि धरती चपटी है कि गोल है? बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे? आपको यह क्या बताएंगे? आप अगर अपने बच्चे को बताना हो तो उस आसमानी किताब वाली बताएंगे कि धरती चपटी है कि धरती गोल है। आपसे पूछना चाहता है भारत का हर बच्चा पूछना चाहता है आप क्या पढ़े हैं? यही पढ़े हैं आप अपने MBBS की डिग्री में, MS में यही डिग्री पाए हैं कि किनारे मत जाना नहीं तो गिर जाओगे। बहुत सारी बातें हैं जिसको हम बोल नहीं सकते। उन सवालों को कहेंगे तो वही कमलेश तिवारी की तरह से हथियार चलने लगेगा। ये इस तरह की बात है। क्यों? मैं पूछता हूँ कि क्यों चीन पे कहर नहीं है, बाकी देशों पे, बर्मा पे कहर नहीं है? ये कितना वो क्यों नहीं करता है? अच्छा पांडे जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे जब चर्चा होती है इस विषय पे, तो लोग जो हैं वो कहते हैं कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक इंसान या संवैधानिक शपथ ले चुका इंसान अगर इस तरीके की बातें करता है, तो क्या वाकई में अब ऐसा लगता है कि जो महागठबंधन या जैसे महाठगबंधन भी लोग करते थे, वो उसके अगर दावे को माने, हम अगर उसको दावे को एक बार के लिए मान लें कि ऊपर से आसमानी आफत बरत रही है और सिर्फ बीजेपी वालों पे बरसनी चाहिए क्योंकि बीजेपी ने ऐसे फैसले लिए, वो किए, तो क्या वाकई में अब गठबंधन में अब आसमानी ताकत भी शामिल हो गई है? ये उनका दावा है, अगर इसको ऐसे माने। नहीं, अगर आसमानी ताकत का की ही बात है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितने टीचर मरे, लगातार मरे, और 60 से 70 लोग मर गए। तो क्या आपका वो स्पेशल पावर अपने बच्चों को खाएगा, अपने लोगों को मारेगा? सबसे पहले जब यह पेंडेमिक आया था तो 1 नंबर पे इटली था और दूसरे नंबर पे ईरान था। ईरान किस समाज से आते हैं लोग, किस धर्म से आते हैं, कहाँ कौन किसके मानने वाले लोग हैं? उसके बाद से अरब में आया। कौन सा देश इस्लामिक, कौन सा देश नहीं है जिस पे कहर नहीं टूटा है? तो इसका मतलब वह अपने बच्चों को ही मार रहा है। इस तरह का क्या साबित करना चाहते हैं कि अपने लोग ही आपके घर में, आप उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वहीं 70 लोग मर गए। तो प्रोफेसर भी, जो प्रोफेसर वो और बता भी रहे हैं वो लोग, और बहुत बुरा हाल रहा है उनका। क्यों मार दिए, कैसे मर गए? आप इसका जवाब देंगे एसटी हसन? ये क्या बेहूदगी बातें हैं? मैंने इतना चिढ़ाने वाली बात, समाज को बांटने वाली बात, हमेशा एकता की बात करने की जगह पर, जिससे सारे लोग एक हों, गंगा जमुना मजबूत हो, हमारा संविधान मजबूत हो, हमारा व्यक्तित्व मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो, इसकी जगह पे आप हमेशा बांटने का काम। और बदनाम कौन होता है? बदनाम होती है भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कौन इस तरह का इस पेंडेमिक में कौन सा बयान दिया है जिसको इस तरह से कहा जाए? आता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, आता है बसपा की तरफ से, आता है कांग्रेस की तरफ से, आए दिन इस तरह की बातें। अब देखिए ये कल उत्तर प्रदेश में ही जो नूरपुर की घटना है, उसमें एक MIM के नेता कहे हैं, अब इतना, हाँ, MIM के नेता का बयान है एक हम बहुसंख्यक समुदाय को चैलेंज करते हुए कि हम वहाँ नमाज पढ़ेंगे और हम बारात नहीं जाने देंगे, बारात नहीं चढ़ने देंगे, जो करना हो कर लो। क्या होना चाहिए इस पे? ये खुला चैलेंज है ना उस कोर्ट की, उस पुलिस की, उस व्यवस्था की, इस देश के संविधान की, सबको खुला चैलेंज करना, ये चैलेंज करना हुआ ना कि लोग जो है वो तो कह देंगे ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में शामिल हो जाएगा कि वो कुछ भी कह सकते हैं और यही तख्ती गैंग और बाकी सब बाहर निकल के आ जाएंगे। अच्छा, अभिव्यक्ति की आज़ादी में आप कुछ भी कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो भारत बर्बाद हो जाए, भारत का बंटवारा हो जाए। यही करते करते तो इन्होंने 2 देश ले लिए और चुपचाप बाकी लोग देख रहे हैं। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग फंस गए इनके चक्कर में, जिसके वजह से बंटवारा हुआ और 40 लाख लोग मरे।
उत्तर प्रदेश में गंगा में बहुत दिखाई दी हैं लाशें, लेकिन 40 लाख लोग मरे थे। ये इसी तरह से कर करके और 40 लाख लोगों को मार दिया गया था। याद है ना कांग्रेस का वो सिख दंगा? परसों कल हमसे एक सिख भाई बात कर रहे थे, इसी तरह से बैठे हुए थे, गाड़ी ला के लगा दिए और वो गंगा के उस बहस पे चर्चा की। मैंने कहा भाई साहब टोटल गंगा में कितनी लाशें बही मिली संख्या में बहती हुई? तो कहे कि सरकारी आंकड़ा तो 2000 है। तो मैंने पूछ बैठा कि सिख भाई कितने मारे गए? अब वो तो चुप हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं जानता हूँ, मेरे जानकारी में नहीं है, ज़रा बता दीजिए। आप लोग तो उसी पार्टी की सरकार बना के बैठे हुए हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो यह जितने लोग हैं इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। इनसे सवाल कर दीजिए और ओरिजिनल बात पूछ दीजिए तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। एससी हसन से जितने सवाल पूछे गए हैं उसका एक भी जवाब वो देंगे नहीं, दे पाएंगे। भारत का कोई मुसलमान नहीं दे पाएगा। अगर इतना सुपर पावर है तो इजराइल को इतना मजबूत क्यों कर दिया है? भाई कह रहा हूँ ना कि 90 लाख देशों को 5 बार 147 देश मिलके और उसको 5 बार उससे लड़ने गए। अभी घटना अभी देखे हैं ना, फिलिस्तीन को किस तरह से पिटाई किया है, कितनी बिल्डिंगें, क्या सारे अतर कतर जितने उनके न्यूज़ चैनल हैं सबको मार के और किस तरह से गिराया है। 7 अल जजीरा 7 लोग मरे हैं इजराइल के और कितने 100 लोग मरे हैं फिलिस्तीन के। लेकिन फिर भी अब 100 जूते खाओ, तमाशा घूस के देखो। हाँ वही कहावत है कि हमारे बाबूजी बहुत बलवान थे, शेर से लड़ गए, तो क्या हुआ? तो शेर ने हमारे बाबूजी को खा गया। तो वही हाल है, वो बार बार पिटते हैं। 5 बार इन 47 देशों को धूल चटा चुका है। और आपका उस समय पावर, सुपर पावर, इतना आप 5 बार चिल्लाते हैं, कहाँ है सुपर पावर? अगर इतना ही पावरफुल है तो होना चाहिए ना। अमेरिका जब चाहता है तब इन 147 देशों में जिसको बगदाद से लेके और सीरिया से लेके जिसको जब चाहता है तब चढ़ के आता है। पूरा बर्बाद कर दिया ना अफगानिस्तान को। क्या कर लिए? आज भी सुपर पावर का सुपर पावर बना हुआ है। आज भी घुटने टेकते हैं सारे लोग जाके। तो कहाँ है आपके पावर? क्यों कहलवाना चाहते हैं? हम यह कहना नहीं चाहते हैं। हमको यह संविधान हमारा नहीं बताता है। हम आपस में समाज को बांट के जीना नहीं चाहते हैं। क्यों हम लोगों को मजबूर करते हैं मुंह खुलवाने पे? हम भी आसपास देखते रहते हैं, हम जानते हैं, इस चीज़ का एहसास है हमको। यह पेंडेमिक है असली। जिसने भेजा है चीन ने इस पेंडेमिक को, एक सुनियोजित षड्यंत्र करके पूरे देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, अगर यही बात यह किए होते तो भारत का मनोबल ऊंचा होता, लोग सपोर्ट करते, आपके पीछे चलने के लिए उद्यत होते कि हमारे देश में इतने लोग चाहे चीनी वायरस की वजह से इतने लोग मर गए। ये करना चाहिए कि हमारे देश के पड़ोस में आके बॉर्डर पे हमारे देश का नुकसान भी कर रहा है और अपना वायरस फैला के हमारे देश में इतने लोगों को मार दिया। जिस समय विपक्ष यह कहता, लेकिन इनको तो ये तो चीन के सपोर्ट में है। परोक्ष रूप से वहीं से माल आता है, वहीं से रुपया आता है। चीन से आईएसआई के एजेंट हैं। ये भारत विरोधी स्लीपर सेल है। इनको भारत सरकार को बहुत निगरानी करके जिस तरह से यूरोपियन यूनियन कानून बना के इनको तहस नहस कर रहा है, आने वाले दिनों में भारत को भी इसी तरह का कानून बना के विशेष स्थान का इलाज नहीं होगा, तब तक ये ठीक नहीं होंगे। पंडित जी, आखिरी में आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि लगातार जो आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, या ये कहें कि घटना बनाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि जो विपक्ष है उसके पास मुद्दा नहीं बचा है, तो जानबूझ के इस चुनाव के लिए, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए, एक मुद्दा क्रिएट करने के लिए कुछ भी उलूल जुलूल बोल दे रहे हैं? अच्छा, कुछ भी उलूल जुलूल बोलेंगे तो नुकसान किसका होगा? अगर आप जिस तरह से अपने समाज को सेंट्रलाइज करके, असल में माइनॉरिटी पढ़ती है वो आसमानी किताब, बुद्धि तो है नहीं। बुद्धि होता तो भाजपा को हराने का सबसे अच्छा इलाज है कि भाजपा को वोट दो। बिल्कुल ठीक, बवाल खत्म। जब आप उसके अगेंस्ट में सेंट्रलाइज होते हैं तो बाकी लोग ऑटोमेटिक आपको देख के, आप जिस तरह का समीकरण बनाते हैं उसी समीकरण में बाकी लोग चले जाते हैं। जिस दिन आप भाजपा को देने लगोगे बाकी लोग अपने आप कट जाएंगे। सीधा फंडा है। और क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? कौन सा नुकसान कर दिया इनका?
जोगी जी के सामने अब और अखिलेश यादव टिकने वाले नहीं हैं, कोई टिकने वाला नहीं है। मोदी जोगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम किया, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके एक समीकरण है जिस पर बहुत फोकस किया जा रहा है, मुसलमान और यादव, वही चूँकि वह बहक न जाए, चूँकि यही इसी तरह के समीकरण को लेके अब यह MIM का जो मैं बोला हूँ अभी MIM का भी कारण बोलने का यही है कि हम मुसलमानों का वोट ले लें। कांग्रेस भी इसी पे चल रही है, मुलायम सिंह भी इसी पे चल रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी भी इसी पे चल रही हैं। अभी तो समझौता की भी बात चल रही है, लेकिन यही समीकरण उनका भी है। तो सारे लोग एक तरफ टूटेंगे तो बाकी जो बहुसंख्यक समुदाय है उसके पास आँख कान और दिमाग नहीं है, वह सोचेगा नहीं, तो वह अपने हिसाब से जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुधीर पांडे जी, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हो या फिर भाजपा के जो मेन सेंट्रल में है उसको बदनाम करने के लिए ये लोग जितनी भी साजिशें रचें, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और जो जनता है वो बहुत समझदार है और जनता इससे ज़्यादा कोई प्रभावित होने वाली है नहीं, और बुरी तरह से इनकी हार इस बार निश्चित है और योगी सरकार 2022 में भी बनेगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।